हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। आई एम आशीष वर्मा। इस वीडियो में आरसीसी के IES 456 के कोडल प्रोविजंस को डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा। ये इस सीरीज का पार्ट 22 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। और पिछले वीडियो में मैंने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पर कंक्रीट के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में बात किया था। इस वीडियो में फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ के बेसिस पर कंक्रीट को कैसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं फील्ड में, उससे रिलेटेड जो हमारे IES 456 के प्रोविजंस हैं उनको डिटेल में डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं जो हमारा फ्लेक्चरल टेस्ट होता है कंक्रीट में हम कैसे परफॉर्म करते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा फ्लेक्चरल टेस्ट होता है हम करते क्यों हैं, टू डिटरमाइन द लोड, कि हमारा किस लोड पर कंक्रीट जो है वो क्रैक करेगी। ठीक है, एंड जो भी हमारा फ्लेक्चरल टेस्ट है, दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ असेसिंग दी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड होता है कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को असेस करने के लिए। और जो हमारा IS कोड है, जो ये टेस्ट प्रोसीजर डिटेल जिसमें दिया हुआ है, वो है IES 516, जिसके अकॉर्डिंग हम ये फ्लेक्चर टेस्ट परफॉर्म करते हैं कंक्रीट के मेंबर पे। तो जो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ एट फेल्योर होगा, जिस स्ट्रेंथ पे हमारी कंक्रीट फेल हो रही होगी, वो हमारे टेंसाइल स्ट्रेंथ एट फेल्योर कहलाएगी मॉडुलस ऑफ रप्चर, जिसे हम MOR भी लिख सकते हैं। और इसी मॉडुलस ऑफ रप्चर के बारे में हमारा जो कंक्रीट का कोड है IES 456, जब स्टार्टिंग में मैंने लेक्चर स्टार्ट किए थे बताया था कि जो हमारा मोमेंट ऑफ मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है दैट इज गिवन बाई 0.7√FCK। ये इसी टेस्ट से एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बेसिस पर ये हमारा एम्पेरिकल रिलेशनशिप दी गई है। तो अब ये टेस्ट परफॉर्म कैसे करते हैं, दैट इज गिवन इन IES 516, जिसमें जो हमारे ऑपरेटर्स यूज होते हैं उसमें यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होगी, बीम मोल्ड्स होंगे, हमारे टैंपिंग बार होगा, 4 स्टील रोलर्स होंगे, स्कूप एंड ट्रॉयल होगा, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है। यहाँ पर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन ये एक्चुअली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन ही होती है। अभी मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसी दिखती है ये। यहाँ पर जो मोल्ड साइजेस हैं, यहाँ पर 2 तरीके के दिए हैं जो फ्लेक्चरल टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम यूज करते हैं। वो एक तरीके की हमारी बीम्स होती हैं, ये कुछ इस तरह की हम बीम्स पर ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें पहला जो साइज है उसमें क्रॉस सेक्शन साइज है 150 इंटू 150 इंटू 700 mm। 700 mm हमारी इस एलिमेंट की लेंथ है। तो ये हम तब यूज करते हैं जो हमारा नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है वो हमारा 38 mm तक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 38 mm। बट अगर हमारा साइज जो है वो 19 mm से तक है या उससे कम है या उसके बराबर है, 19 mm तक के लिए हम छोटा साइज यूज करते हैं, जिसमें हमारी जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस हैं वो 100 क्रॉस 100 हमारा क्रॉस सेक्शन डायमेंशन है। और जो हमारी लेंथ होगी बीम की जिस पर हमें टेस्ट परफॉर्म करना है वो हमारी 500 mm होगी। तो ये हमें इस साइज के मोल्ड्स होते हैं हमारे पास स्टील के, उस पर हम ये एलिमेंट कास्ट कर लेते हैं कंक्रीट का। जो भी हमारे पास मिक्स प्रोपोर्शंस हमें एक्सेप्ट या रिजेक्शन के लिए चेक करनी है वो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सैंपल प्रिपेयर कर लेते हैं और उसको फिल करके हम जैसे कंक्रीट के सैंपल्स हम कलेक्ट कर रहे थे सैंपलिंग करके इसमें फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मशीन दिखाई हुई है मैंने कि दिस इज द कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन, जिसमें हमारा कुछ अरेंजमेंट इस तरह होता है। यहाँ पर हमारे 2 रोलर्स होते हैं। ये जो रोलर्स हैं ये हमारे 38 mm साइज के होते हैं। ठीक है, और ये 150 mm स्पेसिमेन साइज है, जहां पर 2 रोलर्स के बीच में जिसके ऊपर हमारी ये बीम सपोर्ट की जाती है टेस्टिंग के दौरान, डायरेक्टली ये इस पर सपोर्टेड होती, कोई भी हमारा प्लेटन बीच में हमारा नहीं डाला जाता है, डायरेक्टली हमें बीम को इसी रोलर्स के ऊपर सपोर्ट करना होता है। जिसमें अगर हमारा 150 mm साइज का स्पेसिमेन हम यूज कर रहे हैं टेस्टिंग के लिए, तो जो उनके बीच की दूरी है वो हमारी 600 mm होती है। और 100 mm स्पेसिमेन के लिए हमारी जो दूरी है सेंटर टू सेंटर हमारे 38 mm रोलर्स के बीच में, वो हमारी 400 mm होगी। और यहां पर ये मैंने सेंटर पॉइंट लोडिंग दिखाया हुआ है, बट जनरली हम प्रेफर करते हैं 2 पॉइंट लोडिंग। ठीक है, 2 पॉइंट लोडिंग इज प्रेफर्ड, जिसमें हमारे 2 रोलर्स होते हैं जिनके थ्रू हम पॉइंट लोड्स अप्लाई करते हैं बीम में।
ठीक है, अभी इनकी डिटेल्ड प्रोविजंस की बात कर लूँगा मैं, और ये भी हमारे 38 mm के होते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सेंट्रल पॉइंट लोडिंग सिस्टम एंड दिस इज द 2 पॉइंट लोडिंग सिस्टम। जनरली हम ये सेकेंड वन परफॉर्म करते हैं फील्ड में, जो लेबोरेटरी है वहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो सैंपल प्रिपरेशन कैसे करते हैं? सैंपल प्रिपरेशन करने के लिए हम सबसे पहले हमारा जो मोल्ड होता है उसमें मिक्स प्रोपोर्शंस के हिसाब से अपना प्रोपोर्शनिंग बना लेते हैं, और उसमें विद द हेल्प ऑफ टैंपिंग रॉड रैमिंग के लिए यूज़ करते हैं। जब मोल्ड को फिल करते हैं तो जिसका वजन जो है 2 kg और 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, एंड जो इसका एंड होता है ये स्क्वायर शेप में होगा, विच हैज़ अ सरफेस एरिया 25 mm क्रॉस 25 mm होगा, जिससे हम सैंपल प्रिपेयर करेंगे। सैंपल प्रिपरेशन के बाद हम पानी मिक्स करके ये हमारा मोल्ड तैयार हो जाएगा, और मोल्ड को तैयार होने के बाद हम इसको 24 घंटे के लिए 24 आवर्स प्लस माइनस हाफ आवर्स, जहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम से कम हमारी 90% हो और हमारा जो टेम्परेचर हो मॉइस्ट एयर में वो इस रेंज में होना चाहिए, हम 24 आवर्स के लिए मोल्ड को रख देते हैं। और उसके 24 घंटे के बाद, इस एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में रखने के बाद, हम मोल्ड को रिमूव करते हैं। ठीक है, मोल्ड को रिमूव करने के बाद हम इसको क्योरिंग करते हैं उस टाइम तक जब हमें टेस्ट परफॉर्म करना होता है। अगर हम 28 डेज में फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें 28 डेज तक क्योरिंग करना है, जहां पर जो हमारा टेम्परेचर रेंज होगा वो हम मेंटेन करते हैं 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस पे, जहां पे ये कंप्लीटली सबमर्ज्ड होगा वाटर में। कंप्लीटली सबमर्ज्ड होने के को इंश्योर करने के लिए कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस हो, इसको इसलिए हम हर 7 डेज में इसको मॉनिटर करते हैं। एवरी 7 डेज इट हैज़ टू बी चेक्ड कि हमारा जो पानी का टेम्परेचर जो डिजायर्ड है वो हमें मेंटेन रखना है, उसको हम रिव्यू करते रहते हैं। ठीक है, और जब मान लीजिए हमें टेस्ट 28 डेज बाद परफॉर्म करना है तो हमें 28 डेज के बाद ये सैंपल निकालना है, और वेट कंडीशन में ही हमें टेस्ट परफॉर्म करना है, ध्यान रखना है आपको। और इसमें कोई भी सरफेस प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसका जो वेट सरफेस है उसको क्लीन करके you can directly perform the test on the machine। तो यहां पर मैंने सेंटर पॉइंट लोडिंग दिखाया हुआ है, बट एक्चुअल में हम 2 पॉइंट लोडिंग सिस्टम से परफॉर्म कर रहे हैं लोड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो भी हम लोडिंग कर रहे हैं 2 पॉइंट लोडिंग सिस्टम से, हमें वो मैक्सिमम लोड देखना है जिसपे हमारी बीम क्रैक कर जाएगी। तो ये हमारा कुछ अरेंजमेंट इस तरह होगा। इसका क्रॉस सेक्शन मैंने IS 516 का दिखाया हुआ है, जिसमें ये हमारे रोलर्स हैं 38 mm के, और यहाँ पर 2 पॉइंट लोड जो हमारे अप्लाई हो रहे हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो हमारी 20 सेंटीमीटर होगी अगर हम 15 सेंटीमीटर का लेंथ का सैंपल यूज कर रहे हैं, जो बीम यूज कर रहे हैं। और अगर हमारी बीम की लेंथ 10 सेंटीमीटर वाला यूज कर रहे हैं आप, तो आपको यहां पर जो स्पेसिंग रखनी हो 13.3 सेंटीमीटर आपको रखना है। दिस इज स्टैंडर्ड गाइडलाइन विच हैज बीन प्रोवाइडेड बाई IS 516। दिस इज 10 सेंटीमीटर। यहां पर ये वैल्यूज यही लिखी हुई हैं। सपोज यहां पर हमारा जब फेल होगा बीम, एक मैक्सिमम लोड पर हमारे कुछ फ्लेक्चरल क्रैक्स डेवलप होंगे, तो हमें ये देखना है कि जो हमारा क्रैक डेवलप हो रहा है उसकी नियरेस्ट सपोर्ट से, दिस इज द सपोर्ट, इस सपोर्ट से हमारी जो दूरी है ये हमारी A वैल्यू होती है, और जो हमारी सपोर्टेड लेंथ है बीम की, दिस इज L, एंड जो इसकी डायमेंशंस है हमारी बीम की जो एलिमेंट की, ये B क्रॉस D है। इस A वैल्यू के रिस्पेक्ट में जो हमारी मेजर करोगे आप, जब ये बीम फेल होगी तो जो नियरेस्ट फ्लेक्चरल क्रैक डेवलप होगा उसकी जो सपोर्ट से नियरेस्ट दूरी है वो आपको मेजर करना है। और जो लोडिंग रेट है, लोडिंग रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोडिंग रेट हम अप्लाई करते हैं ये हमारा यूनिफॉर्मली आपको अप्लाई करना है, शॉक से, झटके से आपको लोड अप्लाई नहीं करना है। इट शुड बी स्मूथ, और ग्रेजुअली लोड को हमें इंक्रीज करना है। और जो लोडिंग रेट रहेगा वो 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट रहता है, जब तक हमारा स्पेसिमेन फेल नहीं हो जाता। और इसको दूसरे तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इट इज 400 kg पर मिनट फॉर 15 सेंटीमीटर सैंपल। जो हमारी लेंथ जिसकी 150 mm थी उसमें हमारा ये लोडिंग रेट रहेगा, मतलब पर मिनट हमें 400 किलो का लोड डालना है। और 180 kg
पर मिनट का लोड आपको डालना है फॉर 10 सेंटीमीटर सैंपल। तो ये लोडिंग रेट पे आपको लोड अप्लाई करना है और ए की वैल्यू आपको मेजर करना है। तो जो हमारा मॉडुलस ऑफ रप्चर कोड कहता है कि अगर जो ए की वैल्यू आपने मेजर की और वो हमारी 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा आती है 15 सेंटीमीटर के लिए, या 10 सेंटीमीटर के लिए 13.3 सेंटीमीटर से ज़्यादा आती है, ये वही डिस्टेंस है जो हमारे लोडिंग रोलर्स हैं, जो ये लोडेड रोलर्स की वही स्पेसिंग है जो हम ए की वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए यूज कर रहे हैं। ये हमारे लोडिंग रोलर्स हैं जिससे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, और ये हमारे जो नीचे वाले रोलर्स हैं सपोर्टिंग रोलर्स हैं जिनके जो साइजेस हैं वो हमारे सेम है 38 mm। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो उस केस में जो हमारा मॉडुलस ऑफ रप्चर होगा दैट विल बी गिवन बाई PL/BD²। जब हमारा ए की वैल्यू जो होगी 200 mm से ज़्यादा होगी 15 सेंटीमीटर स्पेसिमेन के लिए और 13.3 10 सेंटीमीटर स्पेसिमेन के लिए। अगर ये ए की वैल्यू जो है वो 17 से 20 सेंटीमीटर के लिए बीच में होती है 15 सेंटीमीटर के लिए, और 10 सेंटीमीटर स्पेसिमेन के लिए ए की वैल्यू जो है 11 और 13.3 के बीच में होती है, तो जो हमारा मॉडुलस ऑफ रप्चर लेना है आपको वो 3PA/BD² लेना है। दिस इज द वैल्यू विच हैज टू बी टेकन। जो ए है हमारा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ नियरेस्ट सपोर्ट एंड द लाइन ऑफ फ्रैक्चर। ठीक है, तो इस तरह हम मॉडुलस ऑफ रप्चर यानी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ कंक्रीट की कैलकुलेट करते हैं फॉर पर्टिकुलर स्पेसिमेन। आपको कब डिसरिगार्ड करना है टेस्ट को, मतलब जो भी आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, अगर जो मैक्सिमम लोड है जिसपे हमारा कंक्रीट का मेंबर फेल हो रहा है उसके समय जो नियरेस्ट हमारा फ्रैक्चर क्रैक डेवलप हुआ उसकी जो दूरी है वो 17 सेंटीमीटर से कम है 15 सेंटीमीटर स्पेसिमेन के लिए, और ए की जो वैल्यू है 11 सेंटीमीटर के लिए 10 सेंटीमीटर स्पेसिमेन के लिए कम है, तो हम उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन के टेस्ट रिजल्ट्स को रिजेक्ट कर देते हैं। उसको हमें एनालिसिस के पर्पस से, जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसके पर्पस से हमें नहीं लेना है, हमें उस टेस्ट रिजल्ट्स को इग्नोर कर देना है। ये हमारा IS कोड 516 रिकमेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे क्लॉज नंबर 16.2। जब आपने डिफरेंट स्पेसिमेंस का फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करना है वो निकाल लिया, उसके बाद हमारा जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमारा एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है, उसी तरह हमारा जो पहली एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है दैट इज बेस्ड ऑन द मीन स्ट्रेंथ डिटरमाइंड फ्रॉम एनी ग्रुप ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट्स एक्सीड्स द स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जो कि FCK होगी, बाई एटलीस्ट 0.3 न्यूटन पर mm²। 4 कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट्स के लिए आप पुराना वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में इसका कंसेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अगर सपोज मान लेते हैं कि हमारे 4 ओवरलैपिंग टेस्ट सैंपल्स हैं, दीज आर द सैंपल्स। ठीक है, ये हमारी बीम्स हैं एक्चुअली, जो आपने एक्चुअली ये हमारा S1 सैंपल है, ये S2 सैंपल है, ये S3 सैंपल है, और हर सैंपल में हमारे 3 बीम्स यानी 3 बीम स्पेसिमेंस आपने टेस्ट किए हैं। ठीक है, तो जो 3 बीम स्पेसिमेन का जो एवरेज स्ट्रेंथ आया आपका वो मान लेते हैं हमारी इसकी AI। इन तीनों के सैंपल के जो स्पेसिमेन थे, इसके अंदर जो 3 स्पेसिमेन, इनका एवरेज जो आया वो B आया। S3 सैंपल के अंदर जो 3 स्पेसिमेन थे उनका जो एवरेज आया फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ का वो C आया, और जो हमारा S4 सैंपल में 3 स्पेसिमेन थे उनका जो हमारा मीन आया वो हमारा D आया। तो इन चारों का जो मीन होगा A+, B+, C+ D/4, ये हमारे रिजल्ट जो होंगे वो ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग होने चाहिए, नॉन ओवरलैपिंग टेस्ट रिजल्ट्स। इनका जो एवरेज है दैट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू FCK प्लस 0.3 न्यूटन पर mm²। जो इनकी फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ के बेसिस पे जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया वो ये है। अगर मान लीजिए कि M20 ग्रेड के लिए हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे, तो इन चारों सैंपल का जो रिजल्ट का मीन है दैट शुड बी ग्रेटर देन 20.3 न्यूटन पर mm²। और दूसरा जो हमारा बात करता है दैट इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट्स, कि जो हमारा इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट है, S1 के सैंपल का मीन स्ट्रेंथ A था, S2 के सैंपल स्ट्रेंथ का मीन B था, S3 के लिए C था, और S4 के लिए D था। इन इंडिविजुअल स्ट्रेंथ का जो टेस्ट रिजल्ट है दैट शुड बी ग्रेटर देन FCK -3 न्यूटन पर mm²। इट मीन्स
मीन्स ABCD जो आप इन तीनों के मीन रिजल्ट्स आपको A की वैल्यू जो मिल रही है वो हमारी M20 के लिए होनी चाहिए 19.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जो भी सैंपल्स हमारे पास होंगे वो हमारे माने जाएंगे कि हमारे फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ क्राइटेरिया को ये कॉम्प्लाई कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप कंक्रीट के लॉट को साइट पर रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर सकते हो। तो दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ IES 456 कोड बेस्ड ऑन फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। उसके बाद हमारा कोड ये कहता है कि जो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेंथ टेस्ट रिजल्ट्स, द क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट represented by group of 4 consecutive test results shall include the batches from which the first and the last samples were taken together with all intervening batches। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर साइट पे कंक्रीटिंग स्टार्ट करते हो तो आप 4 कॉन्सिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपको फर्स्ट और लास्ट सैंपल आपको लेना ही लेना है, बिकॉज इन सैंपल्स में सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि बिकॉज स्टार्ट ऑफ वर्क और जब हमारा काम ख़त्म हो रहा होगा सबसे ज़्यादा क्वालिटी इश्यूज होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये क्लॉज यही कह रहा है कि उसमें हमारे फर्स्ट और लास्ट सैंपल जो होंगे जिस बैच को करस्पॉन्ड कर रहे होंगे वहाँ से हमें कंक्रीट के सैंपल्स लेने ही लेने हैं अलॉन्ग विथ इंटरवीनिंग बैच से जो आप सैंपल्स ले रहे हो। ठीक है, वेयर द मीन रेट ऑफ सैम्पलिंग इज नॉट स्पेसिफाइड, जहां पर हमारा सैम्पलिंग रेट नहीं स्पेसिफाइड है। जैसे कि पुराने में मैंने डिस्कस किया था कि आपका अगर 5 मीटर क्यूब तक कंक्रीट है तो आपको एक सैंपल लेना है, अगर जो सैम्पलिंग रेट है वो हमारा स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, तो 4 कॉन्सिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट्स, इट मीन्स 4 कॉन्सिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट्स, अगर आप 4 सैंपल्स उठा रहे हो, 4 सैंपल का मतलब है आपको 4 × 3, 4 अलग अलग बैचेस से आपने 4 सैंपल उठाए, यानी 12 क्यूब्स के या 12 बीम स्पेसिमेन के आपने क्यूब या बीम स्पेसिमेन आपने प्रिपेयर किए, तो जो वो रिजल्ट्स होंगे वो हमारे 60 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट को पास करने के लिए ही एडिक्वेट होंगे। मींस आप इन टेस्ट को परफॉर्म करके ये इंश्योर कर सकते हो कि हमारा जो 60 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है क्वालिटी वाइज बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्चरल क्राइटेरिया वो हमारी सही है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने 100 क्यूबिक मीटर कंक्रीट कर ली और आप 4 सैंपल्स आर एडिक्वेट। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा कोड ये रिकमेंड करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा 4 कॉन्सिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट्स जहाँ पे हमारा सैम्पलिंग रेट नहीं मेंशन है वहाँ पर मैक्सिमम 4 सैंपल्स जो होंगे वो 60 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं बस। उसके बाद आपको फर्दर फैक्ट्स अलग कंसीडर करने होंगे। इफ द कंक्रीट इज डीम्ड नॉट ओनली टू कंप्लाई परसुएंट टू 16.3, द स्ट्रक्चरल एडिक्वेसी ऑफ पार्ट्स अफेक्टेड शैल बी इन्वेस्टिगेटेड एंड एनी कॉन्सिक्वेंशियल एक्शन एज नीडेड शैल बी टेकन। ठीक है, तो कंक्रीट ऑफ ईच ग्रेड शैल बी असेस्ड सेपरेटली। इट मीन्स अगर किसी पर्टिकुलर साइट पे हमारा M20 ग्रेड भी यूज हो रहा है, M30 ग्रेड भी यूज हो रहा है, तो आपको हर कंक्रीट ग्रेड के लिए अलग अलग कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट स्ट्रेंथ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चेक करनी होगी, तभी आप उसको मानोगे कि वो हमारी पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के करस्पॉन्डिंग जो कंक्रीट हो रही है साइट पे वो सही है। कंक्रीट इज लायबल टू बी रिजेक्टेड इफ इट इज पोरस आर हनी कॉम्ड। अगर कंक्रीट में चांसेस हैं पोरस या हनी कॉम्बिंग मिलती है, जब हम कंक्रीट को प्लेस कर रहे हैं और हमारा प्रॉपर कंस्ट्रक्शन जॉइंट नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, और जब कंक्रीट को पोर कर रहे थे तो हमारा रेनफोर्समेंट भी डिस्प्लेस हो गया है और जो टॉलरेंस लिमिट है रेनफोर्समेंट की वो एक्सीड कर गई हैं, और या फिर कंस्ट्रक्शन टॉलरेंसेज हमारे मेट आउट नहीं कर रहे हैं, तो हम कंक्रीट को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये वो केसेस हैं कि हम किन किन कंडीशन को पर कंक्रीट को रिजेक्ट कर सकते हैं साइट पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हनी कॉम्ड हो सकता है, कंक्रीट हमारा प्लेस करते समय प्रॉपर कंस्ट्रक्शन जॉइंट ना बना हो रहा हो, या हमारा रेनफोर्समेंट हमारा डिस्प्लेस हो गया हो कंक्रीट के पोर करते समय, या हमारा कंस्ट्रक्शन टॉलरेंसेज मीट आउट नहीं हो रहे हो। हाउएवर द हार्डन्ड कंक्रीट में बी एक्सेप्टेड आफ्टर कैरिंग आउट सुटेबल रेमेडियल मेजर्स टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ इंजीनियर इंचार्ज। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस फर्दर मैं बनाता रहूँगा। थैंक यू।